हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। लगभग 4 दिन बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है, रूबरू हो रहा हूँ मैं, बिल्कुल लाइव आपके सामने खड़ा हूँ। वैसे आप देख रहे थे कि क्लासेस प्रीमियर पे चल रही थी, क्योंकि मैंने अपडेट कर दिया था ऑलरेडी आपको, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर टीचर ने आपको अपडेट कर दिया था कि 4 दिन के लिए अनअकैडमी के द्वारा ऑफिशियल हॉलीडेज़ घोषित किए गए हैं। तो इसी वजह से हमने जो क्लासेस थी वो रिकॉर्डेड तौर पर दी थी, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो, आप लोगों की रिवीजन हो जाए। कई सारी क्लासेस आपको पुरानी भी मिली होंगी और बिल्कुल न्यू फैक्ट्स के साथ आपको न्यू क्लासेस भी नज़र आई होंगी। मगर आज से हमारी लाइव क्लासेस आप सभी के सामने शुरू हो गई है, तो आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जल्दी से एक बार जुड़ जाइए फटाफट से सभी लोग। बहुत अमेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सेशन। अब जो ये 1 महीना है ना भाई, आप सोच सकते हो कि इस 1 महीने में जो मतलब आप मान लीजिए कि आपने 1 साल में नहीं किया ना, वो इस 1 महीने में करना है। बिल्कुल ओरिएंटेड, मतलब जो एग्ज़ाम में 100% आना ही है, हमें उसी ही को डील करना है, जिसके चांसेस मतलब मान लीजिए कि 100% हैं। जैसे मान लीजिए आप शतरंज आपने खेली होगी, चेस आपने खेला होगा, तो भाई चेकमेट वाली सिचुएशन होती है ना, कि भाई यहाँ भी चेक, यहाँ भी चेक, यहाँ भी चेक, और आपको चारों खाने चित कर दिया। तो उसी प्रकार से हमें इस तरीके से ओरिएंटेड सोचना है कि भाई अगर ये सवाल मैं पढ़ूँ तो क्या ये मेरे एग्ज़ाम में अब ओरिएंटेड रहेगा, ये मैं पढ़ूँ तो क्या ये रहेगा। तो इसी प्रकार से हमें अब 1 महीना चीज़ों को आगे लेकर जाना है, और मेरा बिल्कुल टारगेट है कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में यार 26,000 वैकेंसीज़ हैं। 1-2 वैकेंसीज़ होती, 50-60 होती, मतलब 1000 होती, 5000 होती, तो भी मैं एक बार बोलता कि यार छोड़ दीजिए, क्या पता आपका ना हो। मगर 26,000 वैकेंसीज़ बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं इसका मतलब, तो एक अच्छी खासी अमाउंट में वैकेंसीज़ है। अब हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि 1 महीने में हम हमारी जीके जीएस को इतना कैसे मजबूत कर लें कि हम जो एग्ज़ाम में पढ़े वही पूछा जाए। तो उसके लिए मैंने आज से क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी हैं। वाईफाई स्टडीज़ 2.0 पर और वाईफाई स्टूडियोज़, 2 जगह आपको क्लासेस मिलेंगी। एक जगह मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी और हिस्ट्री, टोटल कंप्लीट पॉलिटी हिस्ट्री को ही टारगेट करूंगा मैं वाईफाई स्टूडियोज़ पर, और यहाँ मैं टारगेट करूंगा करंट अफेयर, स्टैटिक जी के, इसके अलावा इकोनॉमिक्स के कुछ सवाल हो गए, और हाँ कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। मान लीजिए 3 सवाल भी कंप्यूटर के आए तो नुकसान नहीं होना चाहिए, बस मेरा टारगेट ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास फटाफट से। ये कुछ नए बैचेस रहेंगे, किसी को किसी भी बैच में एनरोलमेंट करनी है आप ज़रूर कीजिए। ये बहुत अमेजिंग फीचर्स के साथ आपको बैचेस मिल जाएंगे। ये रहेगा आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी। यदि आपका कोई डाउट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है, और सब्जेक्ट मतलब वो डॉक्टरी वाली लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट मतलब यदि आपका आपके विषय से संबंधित कोई भी डाउट है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके से, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये रहेगा रेज योर हैंड। अगर आपको लगता है कि भाई आपको आपका क्लास में, चलती हुई क्लास में कोई डाउट आ गया, तो अपना हाथ खड़ा कीजिए। ऑप्शन दिया गया है, फीचर दिया गया है एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट एवरी संडे दोपहर 12 बजे ये कॉम्बैट करवाया जाता है। स्कॉलरशिप टेस्ट है, पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ये रेड में जो कोड दे रखा है ना CM10, इसका यूज़ करना पड़ेगा। अगर स्कॉलरशिप जीत पाए तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आपको मिल सकती हैं उपहार के रूप में। ठीक, ये कुछ अन्य कोर्सेज रहेंगे। किसी भी कोर्स में अगर आपको एनरोलमेंट करनी है तो आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड CM10। अगर ये आपने ये कोड यूज़ कर लिया तो मान लीजिए भाई साहब सब कुछ यूज़ कर लिया आपने, अगर एक कोड यूज़ कर लिया। ऑल सेट, सभी तैयार हैं? ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल स्क्रीन पर आ रहा है। 1-2 क्वेश्चन आपको हो सकता है रिपीटेड नज़र आए, मगर बिल्कुल नई क्लास है, न्यू क्लास है। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्लास को शेयर कर दीजिए। शिवांगी साय जी बहुत बहुत स्वागत है, प्रियंका जी, रजत सक्सेना जी, मिक्की जी, आशु कटारिया जी बहुत बहुत स्वागत है, आशु केरकेटा जी, चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ब्रूपाल जी, यामिनी जी, क्यूट बॉय, अमित कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और फटाफट से क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। ये सवाल आज मैंने दोपहर पढ़ाया था 3 बजे वाली क्लास में, ध्यान से पढ़िए सवाल। सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इंडियाज़ फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी। वहाँ पर मैंने सवाल पढ़ाया था कि भारत के कानून मंत्री, अब सवाल वहाँ पे मैंने बोला था कि डायरेक्ट पूछ सकता है आपके कि भारत के कानून मंत्री कौन है, लॉ मिनिस्टर कौन है। यहाँ पर वो इस सवाल को खा गया कि कानून मंत्री के द्वारा इसका अनवील्ड किया गया, उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे केवल सवाल है कि भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनिवारण किस राज्य में किया गया है या फिर किस शहर में किया गया है। मध्यस्थता का मतलब रहेगा, मान लीजिए कि कोई डिस्प्यूट है, खेल को लेकर कोई डिस्प्यूट है, तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया गया एक प्रकार से। आर्बिट्रेशन सेंटर का मतलब होगा जहाँ पे रिजॉल्व करवा दिया जाएगा खेल से संबंधित किसी भी कॉम्प्लिकेशन को। तो ये भारत में कहाँ पर बनाया गया है? ऑप्शन है पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद या नई दिल्ली। वहाँ पर सवाल का जवाब क्या था अगर आपको याद हो? वहाँ पर सवाल का जवाब था गुजरात। अब भाई गुजरात में दिल्ली तो आता नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली भी नहीं आता,
पुणे भी नहीं आता, हैदराबाद भी नहीं आता और नई दिल्ली भी गुजरात के अधीन नहीं आता। इस सवाल का सीधा जवाब क्या रहेगा? सवाल का सीधा जवाब रहेगा अहमदाबाद। आप बोलोगे सर क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने बोला कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट करवाएंगे, तो यही क्वेश्चन क्यों चांसेस रहेंगे एग्जाम में आने के? सर गुजरात, अगर आप गुजरात को इंपॉर्टेंट मानते हैं तो सवाल सीधा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, सुशील कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल का सही जवाब अहमदाबाद है। अहमदाबाद कहाँ मौजूद है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर रहेगी। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन है? सीएम कौन है? इस सवाल का जवाब दीजिए। ठीक, भारत के कानून मंत्री कौन है? लॉ मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। अब मैं जितने पॉइंट लिखवाऊंगा ना, प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है भाई, बहुत तुम्हारे माँ बाप ने सपने देख रखे होंगे यार, हमारे माँ बाप ने भी हमें लेके बहुत सपने देखे थे, मगर ईश्वर ने कुछ ऐसी छड़ी घुमाई, ये यहाँ आ गए। मगर यहाँ भी अच्छा है, अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर रखे हैं काफ़ी सारे, मगर हाँ स्टेट पीसीएस टारगेट है, देंगे, क्वालिफाई हो जाएगा माता रानी ने चाहा तो। नवरात्रे चल रहे हैं तो माता रानी क्या बता सुन ले इस बार हमारी भी। तो किरण रिजिजू भारत के कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू भारत के कानून मंत्री हैं। एक सवाल ये हो गया। सर गुजरात के सीएम कौन है? दो सवाल ये हो गए। तीसरा सवाल हो गया जो ये आपके सामने लिखा हुआ है, तीन सवाल। एक सवाल और बनेगा जो आज दिन में पढ़ाया था कि गुजरात में ना पहली महिला, गुजरात में पहली महिला फर्स्ट फीमेल स्पीकर को चुना गया है। फर्स्ट फीमेल स्पीकर को चुना गया। अब आप बोलोगे सर स्पीकर के मतलब क्या होता है? सर आपने लोकसभा पढ़ा होगा, लोकसभा के अंदर सभापति होता है ना, अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है। तो वैसे ही जैसे लोकसभा में पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी। इसी प्रकार से गुजरात के अंदर एक महिला स्पीकर को चुना गया है। इसी बार जब नए तरीके से नए मुख्यमंत्री चुना गया है तब स्पीकर भी नहीं चुनी गई हैं। वो स्पीकर का नाम क्या है? पहले तू चला जा भाई, तेरा जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सवाल का जवाब दीजिए, वो जो स्पीकर है वो स्पीकर का नाम क्या है? आज दोपहर 3 बजे ये सवाल आपको पढ़ाया था। सवाल का जवाब अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी क्या रहेगी? गांधीनगर। अहमदाबाद भारत का वो पहला शहर है जिसे यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। मैंने कतई ही नहीं बोला कि 1983 में शामिल किया गया। यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में सबसे पहले 1983 में 3 चीज़ों को शामिल किया गया था, जिसमें एक था वो आगरा वाला किला। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। मगर अहमदाबाद पहला शहर था जिसे शामिल किया गया। अब तक केवल 2 शहरों को शामिल किया गया है भारत में, एक अहमदाबाद और एक इंटरनल एरिया ऑफ जयपुर। ठीक, इन सवालों में किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका आप जवाब मुझे दे दीजिए केवल कमेंट करके फटाफट से। इस सवाल का जवाब भूपेंद्र पटेल आप बता रहे हैं। मुख्यमंत्री का नाम तो कोई भी बता देगा। ठीक, मुख्यमंत्री का नाम बताना इजी है। मेन क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन है वो स्पीकर वाला, महिला स्पीकर वाला। मैं भारत की महिला स्पीकर नहीं पूछ रहा हूँ। मीरा कुमार पहली महिला स्पीकर थी, दूसरी महिला स्पीकर का नाम सुमित्रा महाजन था। ये सभी मैंने आज दोपहर 3 बजे की क्लास में आपको पढ़ा दिया है। इस सवाल का जवाब आप दीजिए, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। सवाल है इन विच ईयर यूपीआई हैज़ बीन लॉन्च बाय द एनपीसीआई इन इंडिया। चलिए, भारत में एनपीसीआई द्वारा यूपीआई को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? चलिए जवाब दीजिए भाई। बैंकिंग से संबंधित सवाल है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसमें मैं केवल 2 सवाल बनाऊंगा। एक बनाऊंगा यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, एक बनाऊंगा यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, एक बनाऊंगा एनपीसीआई जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत कार्य करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन ये आता है। 2016 में इसको बनाया गया था, शायद अप्रैल का महीना था जब ये बनाया गया था। क्लियर? जवाब दीजिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गुजरात फर्स्ट फीमेल, बहुत बढ़िया नीमा बहन, बहुत बढ़िया जी। चलिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर आ गया, एनपीसीआई से संबंधित सवाल है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, फटाफट से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वो बात कर रहा है। इसकी एक फुल फॉर्म मैंने बता दी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई की फुल फॉर्म आप मुझे बता दीजिए और दीजिए सवाल का सही जवाब। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग को लेकर सवाल है और इवन मैं जवाब भी दे चुका हूँ। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है वर्ष 2016 एनपीसीआई के अधीन। मैंने और भी चीज़ें आपको बता दी, जैसे अगर हम बात करें एनपीसीआई की फुल फॉर्म की तो सीधी सी फुल फॉर्म रहेगी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप सभी लोग जवाब भी देंगे। इसके अलावा इसकी स्थापना 2016 में बोल रहा है। किसके अधीन काम कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन भी, अंडर भी ये काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। उम्मीद करूंगा या तो फुल फॉर्म पूछ जाए तो आप जवाब दे देंगे, ईयर पूछ जाए तो आप जवाब दे देंगे। यूपीआई की फुल फॉर्म बता दीजिए केवल आप कमेंट करके कि यूपीआई की फुल फॉर्म क्या रहेगी। इतने बेसिक सवाल ही आएंगे आपके एग्जाम में। ग्रुप जीडी का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, जीडी का एग्जाम है। जीडी का एग्जाम है तो जीडी के एग्जाम के अनुसार वो सवाल भी पूछेगा। ये था दूसरा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। Which Commission's Women Entrepreneurship Forum has invited application for the 5th Women Transforming India Awards 21-22?
किस आयोग के महिला उद्यमती मंच ने 5वें महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021-22 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? किसने आवेदन आमंत्रित किए हैं? सवाल यहाँ पर ये है। ऑप्शन है नीति आयोग, कल्चरल कमीशन, प्लानिंग कमीशन या फिर एजुकेशन कमीशन। देखिए जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। थोड़े से मुश्किल, थोड़े से आसान, मिला जुला सार, ऐसे सवाल पढ़ेंगे जो सही मायने में आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड रहें। फटाफट क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए। और भाई मेरे सवाल थोड़े से आपको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आप बता रहे हैं फुल फॉर्म, बहुत बढ़िया। यूपीआई की फुल फॉर्म भी आपने साथ साथ बता दी है, बहुत अच्छे। चलिए जी, क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। कल्चरल कल्चरल कल्चरल, बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग रहेगा इस सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग रहेगा इस सवाल का सही जवाब। अगर हम बात करें नीति आयोग के संदर्भ में, तो नीति आयोग की स्थापना करी गई थी 1 जनवरी 2015 को। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इससे पहले नीति आयोग का पुराना नाम हुआ करता था प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग का पुराना नाम हुआ करता था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। केसी नियोगी के अध्यक्ष मतलब सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। ये वाला फैक्ट भी याद रखना, ये वाला फैक्ट भी याद रखना। नीति आयोग की फुल फॉर्म रहेगी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोबारा सुन लीजिए, नीति आयोग की फुल फॉर्म रहेगी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष रहेंगे। ये बात भी याद रखना, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तारीख याद रखना, तारीख के भी बहुत सारे चांसेस हैं कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। क्लियर? सवाल का सही जवाब नीति आयोग है। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन दोनों ही, ये पुराना नाम हो गया नीति आयोग का और प्लानिंग कमीशन पुराना नाम हो गया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक फोरम है, मतलब जिसे आप बोलेंगे इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये एक संवैधानिक आयोग नहीं है, ये बात याद रखना। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? भारत में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? हु इज़ द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यूनियन मिनिस्टर की बात कर रहा है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? सर मामलों के मंत्रियों के सवाल पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं एग्जाम में। बहुत बढ़िया। चलिए, जितने पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन रहे हैं सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। चांसेस रहेंगे कि एग्जाम में सीधा सवाल पूछ लिए जाएं। आप बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं? सर नेशनल अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, नेशनल अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दिन में मैंने पढ़ाए थे स्टेट अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स विद स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूँ। इंटरनेशनल अफेयर्स के भी कुछ सवाल बनते हैं, थोड़े बहुत ही कराऊंगा वो, और थोड़े लास्ट में कराऊंगा। जैसे कौन सा कोई नया प्रधानमंत्री बना है। जैसे आपसे एक सवाल पूछूं मैं, डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया है, बताइए डेनमार्क की प्रधानमंत्री का नाम क्या है? डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो इस प्रकार के सवाल इंटरनेशनल अफेयर्स से भी बन सकते हैं, मैं उनको भी टारगेट करके चलूंगा। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब रहेगा अर्जुना मुंडे। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा अर्जुना मुंडे। मिनिस्टर्स वाले क्वेश्चन जितने मैं कराऊंगा आप उतने करके जाइए। मैंने एक नया मंत्री करवाया था स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आपको करा दी, किसके पास है? अनुराग ठाकुर के पास। मैंने लॉ मिनिस्ट्री आपको करा दी, किसके पास है? किरण रिजिजू के पास। मैंने आपको ये करा दिया, ट्राइबल मिनिस्ट्री करा दी, बिल्कुल जो हाल फिलहाल में करवा दी नई वाली। मैंने आपको हेल्थ मिनिस्ट्री कराई है, मनसुख मांडविया वाली। तो ये जितनी भी मिनिस्ट्री मैं आपको नई करवाता जा रहा हूँ, जो आपको नए पद दिए गए हैं, लोगों को अपॉइंट किया गया है नए रूप में, तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखना, चांसेस बनेंगे। सवाल का जवाब है अर्जुना मुंडे। डेनमार्क की प्रधानमंत्री का नाम क्या है? महिला है, फीमेल है, राजधानी कोपेनगन के रूप में आपको नजर आएगी। उम्मीद करूंगा ये आपको आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। सवाल है विच इंडियन कोस्ट गार्ड, मतलब किसकी बात कर रहा है? तो भाई साहब नेवी की बात कर रहा है। विच इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल्स वॉज कमीशन एट कोलकाता? कोलकाता में किस भारतीय तटरक्षक पोत को कमीशन किया गया था? चलिए, कौन सी तटरक्षक पोत को जो कमीशन किया गया था कोलकाता में, उसका नाम पूछ रहा है वो। विच इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल वॉज कमीशन एट कोलकाता? कोलकाता में किस भारतीय तटरक्षक पोत को कमीशन किया गया है? अमृत कौर, एनी बेसेंट, कमला देवी या फिर करणकलता बरुआ। चलिए, विच इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल वॉज कमीशन एट कोलकाता? कोलकाता में जिस कमीशन किया गया है उसका नाम क्या है? निजला बॉर्डन। मैटी फेड्रिक्सन इज़ द पीएम ऑफ डेनमार्क। बहुत बढ़िया, हाँ रखी हैं, विजिट कर रखा है इन्होंने। आप देख रहे हैं अगर न्यूज़ को आप ध्यान से, तो आपको ये नज़र आई होंगी। चलिए,
इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा कर्णकलता बरुआ रहेगा सवाल का सही जवाब। कर्णकलता बरुआ रहेगा सवाल का सही जवाब। इसके अलावा हाल फिलहाल में मैंने आपको एक सवाल और पढ़ाया था स्मॉल सेविंग्स को लेकर, स्मॉल सेविंग्स स्कीम को लेकर, स्मॉल सेविंग्स स्कीम को लेकर मैंने एक सवाल पढ़ाया था कि जुलाई से लेकर सितंबर तक की तिमाही में, मतलब ये 3 महीनों में, जुलाई से लेकर सितंबर तक की तिमाही में स्मॉल सेविंग स्कीम्स में टॉप करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो टॉप करने वाला राज्य वो है जिसकी राजधानी कोलकाता है। टॉप करने वाला राज्य वो है जिसकी राजधानी कोलकाता है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स जुलाई से लेकर सितंबर तक की तिमाही में टॉप किया है वेस्ट बंगाल ने। इस पॉइंट को भी याद रखना। सेकंड नंबर पे आने वाले राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, यूपी। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, मतलब जो बंगाल है उसका पार्टीशन हुआ था, और बंगाल का पार्टीशन होने के बाद 2 बंगाल आपको नजर आएंगे, एक वेस्ट बंगाल और एक ईस्ट बंगाल, ठीक है, जो ईस्ट पाकिस्तान के रूप में आप जानते हैं, जाना जाता था। एक वेस्ट एक ईस्ट, ये वेस्ट बंगाल तो हमारा वाला हो गया, ईस्ट बंगाल पहले पाकिस्तान वाला था। अब 26 मार्च 1972 से ये कौन सी कंट्री बन गई? ये कंट्री बन गई बांग्लादेश। ये पॉइंट आप जानते होंगे, उम्मीद करूंगा। नहीं जानते तो नोट डाउन कीजिए कि 26 मार्च 1972 को पहली बार बांग्लादेश ने अपना आज़ादी दिवस मनाया। एशिया के नक्शे पर एक नई कंट्री उभर कर आई जिस कंट्री का नाम था बांग्लादेश। सवाल मेरा ये है, बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय पर, कौन सी तारीख को? डेट क्या थी? ये सवाल पूछा गया एग्जाम में। जिस प्रकार से चौरी चौरा कांड पूछा गया है कि चौरी चौरा हुआ तो 1922 में, मतलब 1922 में, जनवरी में हुआ, फरवरी में हुआ, मार्च में हुआ या अप्रैल में हुआ? ये सवाल हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन में, एक एग्जाम में पूछा गया है चौरी चौरा को लेकर, ठीक है। चौरी चौरा जो घटना हुई थी उत्तर प्रदेश वाली, उसको लेकर ये सवाल पूछा गया है हाल फिलहाल में एग्जाम में। सवाल का जवाब आप समझ गए, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो भी आप समझ गए होंगे, ठीक। बहुत बढ़िया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो भाई यहीं तक सवाल बनेगा। मान लीजिए आप एग्जाम देने गए, एग्जाम में डायरेक्ट स्टैटिक जी के आधारित एक सवाल आया कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भारत में? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भारत में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? सर एक सवाल मैं बताता हूँ, एक सवाल आप बताइए, ताकि आपकी याददाश्त और तंदुरुस्त हो जाए। इसका हेडक्वार्टर वहाँ मिलेगा जिसकी राजधानी कोलकाता है, मतलब वेस्ट बंगाल कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर आपको नजर आएगा। वर्ष आप बता दीजिए कि कौन से ईयर में इसकी स्थापना की गई थी। आगे पढ़ता हूँ सवाल। द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ एडेड हाउ मैनी न्यू स्पीशीज टू द कंट्रीज फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब हो रहा है भाई साहब वो पेड़ पौधों की बात कर रहा है। फ्लोरा फोना 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, आप जानते होंगे। इन इट्स न्यू पब्लिकेशन प्लांट डिस्कवरी 2020, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितनी नई प्रजातियों को जोड़ा है? 267, 167, 467 या 367? कोलकाता। बहुत बढ़िया। चलिए 16 अक्टूबर 1905 वाला याद रखना भाई। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था क्या? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कराने वाले मेन पर्सन कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस समय क्या कार्य कर रहे थे? तो सर वाइसराय मिल जाएंगे आपको और गवर्नर जनरल के रूप में, दोनों में मिल जाएंगे। अब वो दोनों कैसे होंगे इसकी एक्सप्लेनेशन मैं पॉलिटी की क्लास में दे चुका हूँ, मगर फिर भी मैं पॉलिटी की एक महीने तो भाई एग्जाम को बचे हैं, 1 महीने के लिए क्लास चलाऊंगा। कल दोपहर 3 बजे से पॉलिटी हिस्ट्री दोनों ही कराने की कोशिश रहेगी मेरी, ठीक, वाईफाई स्टूडियोज़ पे। तो जिसको पॉलिटी हिस्ट्री को समझना है वो पहुँच जाना। थ्योरी साथ साथ समझाते चलूँगा, मगर कराऊंगा क्वेश्चन की फॉर्म में ही। यार मैं चाहता तो हूँ थ्योरी पढ़ा दूँ, मेरी मतलब दिली इच्छा है तुम्हें थ्योरी तो पढ़ा दूँ, पढ़ाई भी है, 15-16 क्लासेस तुम्हें पढ़ाई हैं, मगर यार थ्योरी, जैसे ही थ्योरी की क्लास चलने लगती है, 20 क्लास होती है, 15 क्लास होती है, कोई एग्जाम टपक जाता है। फिर एग्जाम का ये होता है वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम में इतनी थ्योरी पढ़ के क्या करेंगे? दिक्कत ये है। सवाल का सही जवाब 267 है। स्थापना बता दीजिए, ईयर कौन सा है, केवल ईयर आप बता दीजिए। मैंने सवाल का सही जवाब दे दिया 267। हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा कहाँ पे? हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। उम्मीद करूंगा ये वाले फैक्ट्स भी आपको समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है द 2021 एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? 2021 की एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप किस स्थान पर आयोजित की गई थी? चलिए ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, साउथ कोरिया, दुबई, पेरिस, फ्रांस, दोहा, कतर। इसके साथ साथ एक सवाल आपसे और पूछूंगा, एशियन गेम्स 2022 कौन से देश में खेले जाएंगे? एशियन गेम्स 2022 2022 में कौन से देश में खेले जाएंगे? एक सवाल आपसे और पूछूंगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कौन से देश में खेले जाएंगे? एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, विंटर ओलंपिक 2022
2022 कौन से देश में खेले जाएंगे, ये 3 सवाल हो गए। इसके अलावा समर ओलंपिक 2024 किस देश में खेले जाएंगे, समर ओलंपिक 2024 किस देश में खेले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में खेला जाएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में खेला जाएगा। ये कुछ 5-6 सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सर एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के साथ साथ आपको ये भी जानना पड़ेगा स्टैनो बैच कब से स्टार्ट होगा, प्लीज़ बता दीजिए। संगीता तिवारी जी, नवंबर के महीने में स्टैनो का आपका एग्ज़ाम है। मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूँ 50 सवाल आपके एग्ज़ाम में आने हैं। आप 50 सवाल की तैयारी अगर आज से भी शुरू करेंगी ना, आपको लगता है कि मेरे को कुछ भी नहीं आता और मैं आज से ही पढ़ना चाहती हूँ केवल, मेरे को सर नहीं आता कुछ भी, तो मैडम 50 में से लगभग अगर बहुत ही हद मार दूँ आपको कुछ नहीं आता, तो मैडम 50 में से 28 सवाल के आसपास टिक कराने की गारंटी मैं देता हूँ। 28 सवाल मैं टिक करा दूंगा, 28 क्वेश्चंस मात्र एक महीने में। 11 तारीख आज है, अगले महीने पेपर है, आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी स्टैनो वाला। 28 में टिक करा दूंगा। अगर आपको आता है तो मिनिमम से मिनिमम अगर जाएँ तो 38 के आसपास क्वेश्चंस टिक आपके हो जाएंगे। बहुत होते हैं स्टैनो के पेपर में, अगर आपने इतने क्वेश्चन टिक कर दिए काम चल जाएगा भाई, कोई नहीं हरा सकता आपको। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है दोहा कतर। ध्यान से पढ़ लेना, एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, क्योंकि विद्यार्थी ना, अगर ऑप्शन में मलेशिया दे दिया जाएगा तो मलेशिया से नीचे नहीं आएगा। पहले तो टेबल टेनिस चैंपियनशिप दे दी जाएगी, मलेशिया से नीचे वो आएगा नहीं। या फिर अगर आप देख रहे हैं साउथ कोरिया यहाँ पे दे रखा है, तो विद्यार्थी नीचे आना ही नहीं चाहता जवाब देने के लिए। सवाल का सही जवाब है दोहा। दोहा किसकी राजधानी है, कतर की। अब इन सवालों पे हम बात कर लेते हैं। एशियन गेम्स 2022 किस देश में, चाइना में आपको नजर आएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ब्रिटेन में आपको नजर आएंगे, ब्रिटेन के बर्मिंगम में आपको ये नजर आएंगे, ब्रिटेन बर्मिंगम में आपको ये नजर आएंगे। विंटर ओलंपिक 2022 चाइना में आपको नजर आएंगे। ठीक है, समर ओलंपिक 2024 पेरिस में आपको ये नजर आएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये आपको नजर आएगा कतर में। पहली बार किसी मुस्लिम देश में करवाया जा रहा है फीफा विश्व कप, जो कि 2022 में करवाया जाएगा। कहाँ पर, कतर में। कतर की राजधानी दोहा। क्लियर। किसी का कोई डाउट किसी प्रकार का, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई जल्दी से। अगर डाउट नहीं है तो क्लास को शेयर कर दीजिए और फटाफट से एक बार लाइक ठोक दीजिए दम लगा के। अगर भाई साहब जीडी में अच्छे नंबर चाहिए ना, तो तुम्हें आना ही पड़ेगा क्लास लेने के लिए, तुम्हारी मर्जी है। बाकी फिर बाद में मत बोलना कि हमसे गलती हो गई सर, क्लास पहले लेनी चाहिए थी। सवाल का जवाब आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए मैंने आपको बोला ना कि मैं सारे मिनिस्टर्स करा दूंगा सर, 4 के बाद ये 5वां मिनिस्टर है आज आपकी स्क्रीन पर। नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट। आप सभी लोग जानते हैं कि भाई मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कई सारे मंत्रियों को बदला गया है। जैसे हर्षवर्धन हुआ करते थे भारत के कौन से मंत्री, तो हेल्थ मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, उनको हटा दिया गया। कानून मंत्री कौन थे, रविशंकर प्रसाद। ठीक है, उन सबको हटा दिया गया। आईटी मिनिस्ट्री को बदल दिया गया। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी अनुराग ठाकुर संभाल रहे हैं। इन सबको हटाकर नए लोगों को बिठाया गया। अब वही सवाल बनते हैं कि नया मंत्री कौन है। तो नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हु हैज लॉन्च द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। ये वेटलैंड आप जानते हैं, दलदली जमीन की बात कर रहा है। 1971 जो ईरान में कन्वेंशन हुआ था, ठीक है ना, ईरान कन्वेंशन 1971 वाला वेटलैंड क्षेत्र तुम जानते होगे, उम्मीद करूंगा मैं। ठीक, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने भारत की आर्द्रभूमि पोर्टल लॉन्च किया है। सर एग्जाम में सीधा सवाल आएगा कि ये जो आर्द्रभूमि पोर्टल है ये भारत के किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। इसे हाईलाइट कर लेना। अब मंत्री का नाम बताइए, मिस्टर भूपेंद्र यादव, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर आर.के. सिंह। स्क्रीन पर सवाल, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। स्टैनोग्राफर के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े या नहीं पढ़े मैडम, आपको कम से कम, मैडम ये ना कोई सर तो नहीं है ना भाई। चलिए जिसने भी पूछा था ये, अच्छा शिवांगी जी ने पूछा था ये सवाल। देखिए आपको ये तो पढ़ना पड़ेगा कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, ओशियन कौन सा कहाँ पे है, डीपेस्ट कौन सा है, कौन सा रेगिस्तान है, एशिया में कौन सा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। जैसे ठंड के बारे में बात करें, जो ड्राइएस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है, वैसा मरुस्थल कौन सा है। तो ये सब चीज़ें तो आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी। इसके अलावा वो अंटार्कटिका से भी सवाल पूछता है कि भारत के जो अंटार्कटिका में 2 सेंटर्स हैं, उन सेंटर का नाम क्या है। ठीक है, उन सेंटर्स के नाम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये सब तो आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, इन सब से सवाल बनेंगे। मगर अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई आप ऐसी ज्योग्राफी पढ़ जाइए कि हाँ पृथ्वी की हर परत को उठा के आप परत के पलट कर देखिए यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। मगर बेसिक ज्योग्राफी वर्ल्ड वाली आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, वो महेश बंडवाल लगा लीजिए आप, एनसीईआरटी वाली, काम चल जाएगा। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, सवाल का सही जवाब है भूपेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया रवींद्र राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल का सही जवाब है भूपेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का सही जवाब। पूरा क्वेश्चन देखिए, पूरा क्वेश्चन लगाने के बाद
वो ईरान कन्वेंशन आपको याद होगा, ठीक है ना। वेटलैंड रामसर साइट वाली बात कर रहा हूँ। भारत में कितनी रामसर साइट है भाई? भारत में कुल मिलाकर कितनी रामसर साइट है? और हाल फिलहाल में जो उत्तर प्रदेश में रामसर साइट जोड़ी गई थी उसका नाम क्या था? तो सूर सरोवर उसका नाम था। ये यूपीएसआई वाले एग्जाम में भी बन सकता है। सूर सरोवर उसका नाम था। आगरा में आपको ये मिल जाएगी। कुल मिलाकर कितनी वेटलैंड साइट है या फिर रामसर साइट है भारत के अंदर? इसका भी जवाब दीजिए। सवाल का जवाब भूपेंद्र यादव। पूरे क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो इंपॉर्टेंट है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया, आर्द्र भूमि, और मिनिस्टर का नाम इंपॉर्टेंट है भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। गवर्नमेंट हैज लॉन्च विच वेब पोर्टल टू फाइंड सोल्यूशन टू इंडियाज वेस्ट प्रॉब्लम थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सरकार ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भारत की अपृष्ट समस्याओं का समाधान खोजने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? चलिए 15 सेकंड का समय लीजिए, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, यूपी में सूर सरोवर। गंगोत्री और मैत्री, सीमा जी बहुत बढ़िया। ये सवाल सीमा जी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। गंगोत्री और मैत्री वाला सवाल बहुत बार पूछा गया है कि भाई भारत का जो क्षेत्र है, भारत ने जो अपने 2 स्टैब्लिश कर रखे हैं वहाँ सेंटर अंटार्कटिका में, उनका नाम क्या है? तो गंगोत्री और मैत्री बहुत बार पूछा गया है सवाल, मतलब हर एग्जाम में आप समझ सकते हैं ये आपको सवाल नज़र आएगा। 1971, 46, 46 आप बता रहे हैं, पहले 42 थी। चलिए भाई सवाल का जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन है वेस्ट एंड ग्रैब, वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट एंड डस्टबिन क्लीन इंडिया। पोर्टल लॉन्च किया गया है, इंडिया की वेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब तो दिया कीजिए, मतलब कोई जवाब ही ट्राई नहीं करता, किसी को ट्राई नहीं करना। चलिए मैं बताता हूँ सवाल का सही जवाब। सवाल का सही जवाब है वेस्ट टू वेल्थ, अपृष्ट से धन, वेस्ट टू वेल्थ करके एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट की वो बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट टू वेल्थ। कब लॉन्च किया गया है? सर गांधी जयंती पे लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? गांधी जयंती पे लॉन्च किया गया है। वही गांधी जयंती की बात कर रहा है जिस पे लद्दाख के अंदर भारत का सबसे ऊंचा खादी फ्लैग लॉन्च किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा खादी फ्लैग कहाँ पर मौजूद है? भारत का सबसे ऊंचा खादी फ्लैग, फ्लैग का मतलब आप समझ रहे हैं ना, नेशनल फ्लैग की बात कर रहा है। भारत का सबसे ऊंचा खादी नेशनल फ्लैग आपको लद्दाख में नजर आएगा। और लद्दाख में ये कब लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 152वीं वर्षगांठ पर गांधी जी की 2 अक्टूबर 2021 को। ये पॉइंट भी याद रखना यहाँ से, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। पीएम मोदी हैज लॉन्च जल जीवन मिशन ऐप एंड राष्ट्रीय जल जीवन कोष to better achieve the goal of the flagship जल जीवन मिशन in which year mission was launched। ध्यान से पढ़ लीजिए सवाल सर, वो बात कर रहा है जल जीवन मिशन के लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया है। किस वर्ष में इस मिशन को शुरू किया गया था? किस मिशन को बेहतर करने की बात कर रहा है? जल जीवन मिशन को बेहतर करने की वो बात कर रहा है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि जल जीवन मिशन को बेहतर करने के लिए 2 चीज़ों को और लॉन्च किया गया है। एक जल जीवन ऐप को लॉन्च किया गया है और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को लॉन्च किया गया है। इन 2 चीज़ों को लॉन्च किया गया है उस मिशन के तहत। अब सवाल उसने लास्ट में ये पूछा है कि जल जीवन मिशन की ही शुरुआत कब हुई थी। तो आप समझ सकते हैं मैं योजनाओं को भी साथ में लेकर चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैंने योजनाओं को छोड़ दिया। भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को भी मैं साथ लेकर चल रहा हूँ। चलिए अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बढ़िया। जो विद्यार्थी जवाब दे रहा है 2015, उसका वो सीधा सी मानसिकता है, उसने याद कर रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जितने जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। तो ये जो सारी योजना चलाई गई 2014-15 में चलाई गई, तो बच्चे की मानसिकता ये तभी लॉन्च किया होगा। इस सवाल का सही जवाब है 2019। अब आप समझ सकते हो स्टैटिक जीके पे अगर इस क्वेश्चन को पूछना चाहेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा। केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है, वो आपसे इतना ही पूछेगा कि भाई जल जीवन मिशन भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आप जवाब देंगे सर 2019 में इस मिशन की योजना की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए गजेंद्र शेखावत आप बता रहे हैं मंत्री मिल जाएंगे, जल मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल 11वें नंबर का प्रश्न। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इज कॉन्ट्रीब्यूट बाय द एमएसएमई अप्रोक्सीमेटली। भारत के निर्यात का कितना प्रतिशत एमएसएमई, एमएसएमई मतलब मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस की वो बात कर रहा है, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस की वो बात कर रहा है, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस की। तो इसकी कितनी भागीदारी है भारत के निर्यात में?
एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट की बात नहीं कर रहा, इंपोर्ट मतलब लाना, एक्सपोर्ट मतलब दूसरी कंट्रीज में भेजना। कितनी प्रतिशत की भागीदारी है, 30%, 40%, 50% या 60%? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए फटाफट से। मेरा पूरा टारगेट है कि क्वेश्चन चाहे आपको मैं 25 ही कराऊं, मगर ऐसे क्वेश्चन कराऊं जिनके पूर्णतः चांसेस 100% चांसेस एग्जाम में आपके बनेंगे। 30%, 60%, 50%, 40%। इन क्लासेस के रिवीजन, मतलब रिवीजन में भी डालूंगा इन क्लासेस को। जिस दिन ऑफ हुआ करेगा, जिस दिन छुट्टी हुआ करेगी, उस दिन इसके रिवीजन चलवा दिया करूंगा। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा 40%, 40%। कितने प्रतिशत रहेगा? तो आप जवाब देंगे सर 40% रहेगा, 40% रहेगा सवाल का सही जवाब। कितने प्रतिशत की भागीदारी है? 40% की भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर। द ऑल इंडिया कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा सुदर्शन भारत परिक्रमा इन्वॉल्व्स विच ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स? अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा में प्रतिभागियों का कौन सा समूह शामिल है? चलिए, ऑल इंडिया की रैली ऑफ कार रैली ऑफ सुदर्शन भारत परिक्रमा इन्वॉल्व्स विच ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट? कौन से ग्रुप का इसमें पार्टिसिपेंट है? ये जो रैली है, ये जो सुदर्शन भारत परिक्रमा की बात कर रहा है, वो इसमें कौन से ग्रुप का पार्टिसिपेंट, कौन से ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बीएसएफ, सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस या फिर एनएसजी? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, उम्मीद करूंगा सवाल आपने ना सुने हो पहले। क्यों किया जा रहा है? सर सेलिब्रेट करने के लिए 75वीं भारत की 75वीं इंडिपेंडेंस डे की वर्षगांठ को सेलिब्रेट करने के लिए इसे शुरू किया जा रहा है। किसने इसको हरी झंडी दिखाई है? हरी झंडी दिखाई है सर इससे अमित शाह ने, जो भारत के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा इसे दिखाई गई है हरी झंडी। ठीक है, और इसे किसके अधीन रखा गया है? आज़ाद भारत का अमृत महोत्सव। मैंने पढ़ाया था आपको, आज़ाद भारत के अमृत महोत्सव की शुरुआत हो गई है। 75वीं वर्षगांठ आप सभी लोग जानते हैं मनाई जाएगी, तो उसके लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं, ये सब कार्य किया जा रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे, आप जानते ही हैं, बेसिक सा सवाल है। भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो भारत की जो 75वीं वर्षगांठ है वो कब मनाई जाएगी आज़ादी की? चलिए, एनएसजी। बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है एनएसजी। इससे संबंधित और जितने पॉइंट बनेंगे वो मैंने आपको बता दिए कि आज़ाद भारत की अमृत महोत्सव के अधीन ही इसको रखा गया है। इसकी रैली को हरी झंडी किसने दिखाई? अमित शाह ने दिखाई है इसको हरी झंडी। एनएसजी रहेगा सवाल का सही जवाब। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की फुल फॉर्म रहेगी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रहेगी एनएसजी की फुल फॉर्म। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रहेगी एनएसजी की फुल फॉर्म। ये पॉइंट भी याद रखना, इस पॉइंट के भी चांसेस बन सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड which institution has approved a $356.67 million loan to support the expansion of Chennai Metro Rail? चेन्नई मेट्रो रेल के विस्तार का समर्थन करने के लिए किस संगठन ने $356.67 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक? 13 नंबर का क्वेश्चन, 13वें नंबर का सवाल। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? एनएसजी 1986। बहुत बढ़िया। वेस्ट बंगाल, अच्छा वर्ल्ड बैंक बोल रहे हैं, WB मतलब वर्ल्ड बैंक। बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। चेन्नई रेल, जो चेन्नई मेट्रो रेल है उसका एक्सपेंशन मतलब उसका विस्तार करने के लिए और नेटवर्क को बड़ा करने के लिए किस बैंक, किसके द्वारा लोन प्रदान किया गया है? सवाल यहाँ पर यह है। $356.67 मिलियन का लोन यहाँ पर, ऋण यहाँ पर दिया गया है। सवाल का सही जवाब है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। जल्दी से कमेंट करके बताइए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है, मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में मिल जाएगा। इसकी स्थापना 1966 में आपको नजर आएगी, 1966 में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? ये सवाल बन सकता है, पूरे चांसेस हैं एग्जाम में सवाल बनने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। Which organization has been honored the 2021 Right to Livelihood Award? किस संगठन को वर्ष 2021 के लिए राइट टू लाइवहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विंध्यान इकोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री फाउंडेशन मिर्ज़ापुर, गिव मी ट्री ट्रस्ट दिल्ली, सुलभ इंटरनेशनल लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट दिल्ली, विंध्या पारिस्थितिका और प्राकृतिक इतिहास फाउंडेशन मिर्ज़ापुर में मिलेगा ये,
पेड मतलब गिव मी ट्रस्ट दिल्ली में है ये, सुलभ इंटरनेशनल आपको मिल जाएगा गुड़गांव वाला। इसके अलावा लीगल इनिशिएटिव फॉर द फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, इसकी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी, शॉर्ट फॉर्म रहेगी लाइफ, ये भी आपको दिल्ली में मिलेगा। कौन सा अवार्ड दिया गया है, लाइवहुड अवार्ड दिया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन को, सवाल ये है राइट लाइवहुड अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। उम्मीद करूंगा पहली बार सुना है, चाइना बीजिंग में, बहुत बढ़िया। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपने पहले सुन रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो और अच्छी बात है, नहीं सुना तो तभी आप सुन रहे हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। क्या रहेगा, इसे स्वीडन का ऑल्टरनेटिव नोबेल पीस पुरस्कार भी बोला जाएगा। सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, ऑप्शन नंबर डी रहेगा सवाल का सही जवाब। इट इज ऑल्सो नोन एज स्वीडन ऑल्टरनेटिव नोबेल पीस प्राइज, ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का सही जवाब, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अलॉकेट टुडे टू द सेकंड फेज ऑफ द स्कीम स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, पहले तो ये बताइए, भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी भारत में, पहला सवाल तो यही बनेगा। अब स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो वर्जन लॉन्च किया गया है रूरल क्षेत्र अर्बन क्षेत्र के लिए, मतलब शहरी वाले क्षेत्र के लिए, इसमें कितना बजट रखा गया है, 1.21 लाख करोड़, 1.41 लाख करोड़, 1.51 लाख करोड़ या फिर 1.61 लाख करोड़। 15वां क्वेश्चन 15 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बीजिंग चाइना वाला आपने दे दिया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक वाला सवाल का सही जवाब, बहुत बढ़िया। चलिए, कितना पैसा इसके लिए सैंक्शन किया गया है, इसे इनॉग्रेट कहाँ से किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ से इनॉग्रेट किया गया है, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली से इसे इनॉग्रेट किया गया है। सवाल इंपॉर्टेंट है, सेकंड फेज है किसका, स्वच्छ भारत अर्बन मिशन का ये सेकंड फेज है। कितना पैसा आवंटित किया गया है, 1,41,000 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए, मतलब 1.41 लाख करोड़ यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंटर से इसे इनॉग्रेट किया गया है नई दिल्ली में, जो कि मौजूद है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, बस केवल इतना बता दीजिए, स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत भारत में कब की गई थी, कौन से वर्ष में, 2 अक्टूबर 2014, बहुत बढ़िया, 2 अक्टूबर 2014 ये आप बता रहे हैं, मैंने आपके कहे हुए बात को यहाँ पर बोर्ड पर चिन्हित कर दिया है, लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव टू कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया, भारत में कर्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प किस संस्थान ने विकसित किया है, चलिए बताइए, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया, विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया की वो बात कर रहा है, किसने ये डेवलप किया है, चलिए फटाफट जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। आंख वाले कॉर्निया की बात कर रहा है, अगर आप सिंपल से तरीके से पढ़ पा रहे हैं तो। भारत में कॉर्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प किस संस्थान ने विकसित किया है, जिम्पर ने, एम्स ने, IIT हैदराबाद ने या फिर NIT तिरुचिरापल्ली ने, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। अच्छे सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल हैं। सवाल के जवाब की हम बात करें तो सिंपल सा सवाल है, मतलब कॉर्नियल की बात कर रहा है, जो आई वाले कॉर्नियल होता है उसकी वो बात कर रहा है। सवाल का सही जवाब है IIT हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च द क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया, किस प्रौद्योगिक कंपनी ने भारत में निर्माता शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है, क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया, वो कौन सी कंपनी है जिसने भारत के अंदर निर्माता शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया है, अमेजॉन ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, फेसबुक ने या फिर गूगल ने। IIT हैदराबाद, बहुत बढ़िया, थोड़े से मुश्किल देखिए क्वेश्चन अगर होंगे तभी एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हम चीज़ों को लेकर चल पाएंगे, ऐसा नहीं है यार बिल्कुल वो आपको हलवा दे देगा खाने के लिए कि आप आइए खा जाइए बस आकर, और हम आपसे कुछ पूछेंगे ही नहीं, एग्ज़ाम ही नहीं है आपका। तो थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस को तो आपको टैकल करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करा रहा हूँ भाई, कोई वर्ल्ड का क्वेश्चन नहीं है, नेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ, भारत से संबंधित ही सवाल है, राज्य स्तर के भी सवाल हैं, इंडिया लेवल के सवाल हैं, तो आप समझ सकते हैं बेसिक क्वेश्चन है। सवाल का सही जवाब क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ तक कि आपको नोट डाउन करना है भाई, एग्जाम में सीधा सवाल आएगा, क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम किसकी मदद से भारत में चलाया जाएगा, सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा फेसबुक की मदद से, ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब।
किसकी मदद से ये चलाया जाएगा? फेसबुक की मदद से। आप सभी को याद होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप तीनों ही शट डाउन हो गए थे रात भर के लिए, ठीक है। और उससे आप अगर थोड़ा सा भी जोड़ेंगे ना, तो उससे 2 दिन पहले वो पंडोरा पेपर लीक की न्यूज़ आई थी बाहर, उसके बाद ये शट डाउन हो गया था। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतनी देर के लिए कभी शट डाउन हुआ है, बस। बाकी आप समझ सकते हैं। सवाल का सही जवाब फेसबुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। इंडिया मतलब इंटरनेशनल लेवल का सवाल है, तो इंटरनेशनल लेवल के तरीके से हम जोड़ रहे हैं उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है। इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन हैज़ बीन अनवेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। पहला क्वेश्चन यही था हमारा, जवाब दीजिए फटाफट से। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन था आज का। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये आज ही पढ़ाया है, पहला सवाल आज यही था कि किरण रिजिजू के द्वारा, लॉ मिनिस्टर जो हमारे देश के हैं, कानून मंत्री हमारे जो देश के हैं, किरण रिजिजू जो पहले हुआ करते थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अब बन गए हैं लॉ मिनिस्टर। उनके द्वारा ये आर्बिट्रेशन सेंटर ओपन किया गया है। यहाँ पर जल्दी मतलब फास्ट ट्रैक बना दिया गया है कि भाई जो भी मैटर होंगे स्पोर्ट्स से संबंधित, जो भी कोई मतभेद होंगे उनको जल्दी सुलझाया जाएगा। और इसे ओपन किया गया है गुजरात अहमदाबाद के अंदर। ये सवाल ऑलरेडी पढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज़ लॉन्च द डिजी सक्षम प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद विच कंपनी टू इम्पार्ट डिजिटल स्किल अमॉन्ग यूथ्स। सबसे पहला सवाल तो ये बनेगा, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट कौन है? भारत के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कौन संभाल रहा है? इस सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। कौन है इसका मौजूदा मंत्री, कौन है इसका मौजूदा मिनिस्टर? उसके बाद सवाल देखते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं में डिजिटल कौशलता प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी में डिजी सक्षम कार्यक्रम शुरू किया है? किस कंपनी के साथ मिलकर डिजिटल स्किल्स को बेहतर करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? डिजी सक्षम कार्यक्रम। ऑप्शन है अमेजॉन इंडिया, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या फिर नीति आयोग। चलिए जवाब दीजिए। आपको याद होगा आज ही मैंने एक सवाल बताया था आपको कि भाई ऑनलाइन गेमिंग का इतना शौक चढ़ रहा है बच्चों को, इसके अलावा फ़ोन को लेकर बहुत एडिक्टेड हो रहे हैं। तो डी एडिक्शन मतलब छुड़वाने के लिए, नशा मुक्त करवाने के लिए केरल सरकार के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। ये सवाल आज पढ़ाया है आपको मैंने, आज ही पढ़ाया है दोपहर वाली क्लास में। इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? 19 नंबर का क्वेश्चन। चलिए फटाफट। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर संभाल कौन रहे हैं ये भी बताइए। अमेजॉन, अमेजॉन, अमेजॉन। बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब माइक्रोसॉफ्ट है। एक क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया, इस सवाल का सही जवाब माइक्रोसॉफ्ट है। एक बचा हुआ क्वेश्चन जो है उसका जवाब आप दे दीजिए। मंत्री कौन है, इसके मिनिस्टर कौन है? ठीक है। इसके अलावा आप जानते होंगे कि भारत में जो भाई 14 वर्ष की आयु के ज़्यादा बच्चे, 14 वर्ष की आयु से जो कम के बच्चे हैं उनसे बाल श्रम मतलब मेहनत का काम आप करवाएंगे यदि, तो वो गलत है, ठीक है ना। मतलब आप वो संविधान के खिलाफ है, वो आपका फंडामेंटल राइट है कि भाई आर्टिकल नंबर 24 में लिखा हुआ है 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों से आप बाहरी उद्योगों में काम नहीं करवा सकते। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। पहले इसकी उम्र 18 थी, फिर 16 हुई, अब 14 कर दी गई। ये पॉइंट आप जानते होंगे। इस सवाल का जवाब है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। लूसी मिशन इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी? लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? स्पेस एक्स, इसरो, ब्लू ओरिजिन या फिर नासा? चलिए जवाब दीजिए। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन तुम्हारे बिल्कुल तुम्हें लग रहा होगा, वो जो तुम्हारा लेफ्ट की तरफ दिल धड़क रहा है ना, जिसमें तुमने बहुत सारे लोगों को जगह दे रखी है, तो उस धड़कते हुए दिल में तुम्हें ये तो लग रहा होगा कि यार लूसी मिशन, कह रहा लूसी मिशन तो आ ही सकता है एग्जाम में। कह रहा 1 लाइनर क्वेश्चन है, बिल्कुल सटीक लग रहा है एकदम देखकर। कह रहा अच्छा भी लग रहा लिखा हुआ, पढ़ेंगे भी तो जीडी के पेपर में अच्छा लगेगा, लूसी मिशन। चलिए स्पेस एक्स, इसरो, ब्लू ओरिजिन या फिर नासा? ब्लू ओरिजिन आप जानते होंगे, स्पेस एक्स किसकी है? एलन मस्क की। ब्लू ओरिजिन आपको मिल जाएगी अमेजोन वाले की, ठीक है ना। इसके अलावा इसरो भारतीय, नासा आप जानते ही अमेरिकन है। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जो सोलर सिस्टम फाउंड हुआ था उसकी खोज करने के लिए ये शुरू किया गया मिशन है। और किसके लिए खोज की जाएगी? तो भाई साहब टू स्टडी द जुपिटर टॉर्चोन एस्ट्रॉयड। जुपिटर का जो टॉर्चोन एस्ट्रॉयड है ना, उसकी खोज की जाएगी। अब सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है सर नासा, ऑप्शन नंबर डी। अब एग्जाम में सवाल वो डायरेक्ट ये पूछ सकता है, मान लीजिए तो लूसी मिशन पूछेगा कि लूसी मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रह से है, तो आप जवाब देंगे टू स्टडी द जुपिटर्स ट्रोजन एस्ट्रॉयड। कौन से एस्ट्रॉयड के बारे में ये खोज करेगा? तो ट्रोजन एस्ट्रॉयड के बारे में ये खोज करेगा। ये ट्रोजन एस्ट्रॉयड किसका है भाई? तो आप जवाब देंगे सर ट्रोजन एस्ट्रॉयड रहेगा ये जुपिटर का। एक सवाल वो आपसे वो भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना।
चलिए, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? जुपिटर, जुपिटर का ट्रोजन एस्ट्रॉइड की वो खोज करेगा। ऑप्शन रहेगा लूसी मिशन, नासा। नासा की स्थापना की गई थी 1958 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। नीति आयोग ज्वाइन IFPRI, IIPS, UNICEF and IEG and launches the state nutrition profile for how many states? नीति आयोग ने इन सभी के साथ गठबंधन किया है और कितने राज्यों के लिए राज्य पोषण प्रोफाइल लॉन्च किया है? चलिए, द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल, मान लीजिए एग्जाम में वो कुछ नहीं पूछना चाहता ऊपर वाला, वो आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल भारत में कितने राज्यों में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा वो आपसे ये पूछ सकता है कि स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल भारत में किस आयोग के द्वारा शुरू करवाया गया। ऑप्शन देगा नीति आयोग, योजना आयोग, और भी ऑप्शन दे देगा आपको। तो क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? 20, 19, 22 या फिर 25? चलिए, जुपिटर के लिए बहुत बढ़िया। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? कितने राज्य? 1958। मैक जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, बहुत उम्दा। चलिए, क्लास को लाइक वाइक, मेरे को लगता है यार इससे अच्छा तो वो चलवा दें रिकॉर्डिंग तुम्हारे लिए। कल से तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग चलवाएंगे भाई साहब, वैसे ही रहेगा तो। रिकॉर्डिंग में ज़्यादा संख्या रहती है। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है 19। अच्छा क्वेश्चन है। नीति आयोग के बारे में 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 40 बार पढ़ा दिया है कि फुल फॉर्म कई बार CGL के एग्जाम में, CPO के एग्जाम में पूछी गई लगातार कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या ये एक संवैधानिक आयोग है या नहीं? इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब ये कानूनी आयोग भी नहीं है। ये दोनों ही सवाल एग्जाम में पूछे गए। क्लियर? इसके अलावा इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका पुराना नाम प्लानिंग कमीशन था। ये सभी चीज़ें उम्मीद करूंगा आपको क्लियर होंगी। सवाल का जवाब है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। मिस्टर हरदीप सिंह पुरी यूनियन हाउसिंग एंड कॉन्क्रीट अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ये हरदीप सिंह पुरी कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं? सर, हाउसिंग मिनिस्टर हैं ये भारत के। क्लियर? हैज़ लॉन्च विच एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2022? केंद्रीय आवास और कंक्रीट मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? चलिए, 5वां, 6वां, 7वां या 9वां? सवाल ये भी पूछ सकता है। सवाल वो आपसे ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट कि भाई ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान है ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया? तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये यूनियन हाउसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया आपसे। या फिर ये भी पूछ सकता है कि यूनियन हाउसिंग मिनिस्टर भारत के कौन हैं? तो आप जवाब देंगे मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। जितने मंत्री बोल रहा हूँ ना, प्लीज़ 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 नोट डाउन कर लेना, ज़रूर बनेंगे एग्ज़ाम में। तुम्हारा एग्ज़ाम GD का है यार, बहुत सारे चांसेस रहेंगे। ठीक, चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब दीजिए। 7वां, बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या है? 7th फेज। कौन सा फेज लॉन्च किया है? तो आप जवाब देंगे सर 7th फेज लॉन्च किया है। 7th इसका चरण लॉन्च किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2022 में। 7वां चरण इसका लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB की बात कर रहा है। हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में आपको नजर आएगा। स्थापना हुई थी 1966 में। हैज़ अप्रूव्ड अ $250 मिलियन लोन फॉर अर्बन फ्लड प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट इन विच इंडियन सिटी? एशियाई विकास बैंक ने किस भारतीय शहर में शहरी बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन के लिए 251 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? चेन्नई को, वो आपने देख लिया, चेन्नई मेट्रो वाला। उसके लिए कौन सा था? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बीजिंग, चाइना में। इसके अलावा ADB का हेडक्वार्टर आप जानते ही हैं कहाँ पे मौजूद है। अब किसके लिए ये लोन प्रदान हुआ है? ये लोन प्रदान हुआ है बाढ़ से संबंधित बेहतर सुरक्षा के लिए। ऑप्शन है चेन्नई, हरिद्वार, पटना या फिर इम्फाल। इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की। मणिपुर में हाल ही में एक महोत्सव मनाया गया, वो संस्कृतम करके कोई महोत्सव था। ये सवाल मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। मणिपुर से बिलोंग करती हैं मीराबाई चानू। मीराबाई चानू कौन है? भारोत्तोलन से संबंधित हैं, एक वेट लिफ्टर हैं। 2020 वाले ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक जो 21 में हुए, उसमें उन्होंने एक सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। किस खेल में? भारोत्तोलन में। 49 kg कैटेगरी में खेलती हैं। 202 किलो कुल मिलाकर उन्होंने वजन उठाया है। ठीक, क्लियर? अशरफ अली जी, सर बहुत सारी क्लासेस होती हैं यहाँ पर मैथ्स की। आपको जो टीचर बेहतर लगे सर, आप उन टीचर की क्लास को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस होती हैं सर, एक नहीं कई सारे टीचर्स की क्लास होती हैं जी। संस्कृतियन, हाँ ये फेस्टिवल मणिपुर वाला आज ही पढ़ा है ये सवाल।
इस सवाल का सही जवाब चेन्नई है। अब देखिए भाई हमारा वही वाला मेथड पुराने वाला कि भाई क्यों ना स्टेट वाइज नोट्स बना लिए जाएं। अगर आपने स्टेट वाइज नोट्स बना रखे हैं ना, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ शायद हो सकता है कि तुम्हारी भाई 6 महीने नौकरी ना लगे, 1 साल ना लगे, जिन्होंने तैयारी शुरू करी है 1 साल ना लगे नौकरी, मगर मैं लिटरली तुम्हें गारंटी देता हूँ जब तुम्हारी नौकरी लगना शुरू होगी ना, तो तुम पता क्या बोलोगे फ़ोन करके, सर वो तो दिल नहीं कर रहा ज्वाइन करने का, ये वाली कर लूँ क्या, या सर 4200 ग्रेड पे ही करूँ, सीधा 2800 कर लूँ सर, 2200 करनी है, 1900 तो सर छोड़ ही दी ग्रेड पे, तो करनी नहीं सर, एमटीएस वाली तो ज्वाइन ही नहीं करी सर, मैं सोच रहा हूँ 4200 ही कर लूँगा। तो भाई ऐसा होता है जब एक बार लगने लगती है ना नौकरी, तो ऐसे होता है। वो प्रॉपर नोट्स पे तो कहीं ना कहीं जाती हैं चीज़ें। अगर आपने स्टेट वाइज एक बार नोट्स बना लिया ना, पूरी ज़िंदगी काम आएंगे, पूरी ज़िंदगी। जब तुम्हारा डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा तब भी काम आएंगे वो नोट्स। ठीक, सवाल का जवाब चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इशू ऑर्डर फॉर एक्स ग्रेशिया ऑफ वट अमाउंट ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ हुज डाइड ऑफ कोविड-19। हाल ही में गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से मरने वाले परिजनों को कितनी राशि की अनुग्रह राशि देने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है आप इतनी ही दे दीजिए, उसके बाद ये आदेश जारी हुआ है। 90,000, 70,000, 50,000 या 20,000। चलिए सर एमटीएस के लिए क्वेश्चन आएंगे। कमलकांत नायक जी, सर एमटीएस में क्वेश्चन आ रहे हैं सर एमटीएस में क्वेश्चन आ रहे हैं। एक विद्यार्थी हैं अपने पेपर देकर आए थे सर, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने भी बहुत, मेरे जितने टेलीग्राम चैनल के ग्रुप हैं मैंने सब में डाले सर, सब में ही क्वेश्चन आए हैं अपने पढ़ाए हुए। एक क्वेश्चन आया सर पढ़ाया हुआ, ये तो नहीं कहूँगा 25 में से 25 अपने आया, मगर सर हाँ 25 में से 17-18 क्वेश्चन सर अपने ही आए हैं पढ़ाए हुए, अगर आप अच्छे खासे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो। सवाल का सही जवाब है 50,000। इस क्वेश्चन के चांसेस आप रखिए अपने पास, मतलब चांसेस तो बनते हैं एग्जाम में, वैसे भी इस क्वेश्चन को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। होम मिनिस्ट्री के द्वारा, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये इशू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ प्रगति। सबसे पहले बताइए प्रगति की फुल फॉर्म क्या है। और ऐसा मत सोचना कि यार सर हमसे ही पूछ लेते हैं, सर ये मैंने सब पढ़ा रखा है कि प्रगति की फुल फॉर्म क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान क्या है, किसने कब लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, मैंने सब पढ़ा रखा है। अब तो सर रिवीजन चल रही है, ठीक है। तो ये प्रगति, अगर आपको नहीं पता आप नोट डाउन कर लीजिए, आप मेरे से पूछना कि सर प्रगति की फुल फॉर्म नहीं पता चली, आप बताइए। विच एडिशन ऑफ प्रगति मीटिंग इन्वॉल्विंग द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। प्रगति बैठक का कौन सा संस्करण जिसमें केंद्र और राज्य सरकार शामिल हैं। मोदी जी ने कौन सी संस्करण को चेयर किया था, याद होगा ये सवाल पढ़ाया था मैंने कि प्रगति मीटिंग के कौन से संस्करण को मोदी जी ने चेयर किया। ये सवाल अप्रैल या मई के महीने में पढ़ाया था मैंने। 36वां, 35वां, 12वां या 38वां। चलिए, इसके अलावा सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 255 से लेकर 245 से लेकर 255 में लिखा हुआ है, ये भी याद रखना, ये सवाल पूछा गया सीजीएल के एग्जाम में। ठीक, चलिए। अरे 50 लाख नहीं है, 50K है, 50K है, मतलब 50,000। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। सवाल का सही जवाब है 38 मीटिंग, 38वीं। सवाल का सही जवाब है 38 मीटिंग, 38वीं। इसके अलावा आर्टिकल मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। वो जो किसानों वाला मामला चल रहा है उसमें 255, 254 ये दोनों आर्टिकल्स फंस रहे हैं, मगर यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा डिटेल में उन्हें आप एनालिसिस कर सकते हैं, मगर वैसे इतना कोई बेनिफिट नहीं होगा आपका। आप डायरेक्ट याद रखिए सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 245 से लेकर 55 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहीं पर आपको 246 में भी वो मिल जाएंगी, अनुसूचियों वाला पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबिस एलिमिनेशन बाय विच ईयर हैज़ बीन अनवील्ड। कुत्तों की मध्यस्थता वाले रेबिस उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किस वर्ष किया गया। बताइए भाई, 2025, 30, 35 या फिर 27। द नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबिस एलिमिनेशन, मतलब वो बोल रहा है भाई साहब एलिमिनेट कर दी जाएगी ये रेबिस वाली बीमारी जो कुत्तों के काटने से होती है। कौन से ईयर तक इसका लक्ष्य रखा गया है, 2025, 30, 35 या 27। जैसे सवाल पूछा गया था कि भारत टीबी मुक्त कब हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस फ्री कब हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाते हैं, 24 मार्च को सालाना मनाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस डे। और कब तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा, इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए, ट्यूबरक्लोसिस वाला। चलिए, सवाल यूनिक है या फिर ऐसे ही है। वर्ल्ड रैबिट्स डे पर ये बात हुई है, वर्ल्ड रैबिट्स डे कब मनाया जाता है। मान लीजिए डायरेक्ट यही सवाल आ गया, वो आपसे इतने बड़े क्वेश्चन में कुछ पूछना ही नहीं चाहता, वो आपसे केवल ये पूछना चाहता है विश्व रैबिस दिवस कब मनाया जाएगा। जैसे राइनो वाला सवाल मैंने पढ़ाया था कि भाई 2467 के आसपास राइनो के जो एक सिंग थे वो जला दिए गए आसाम सरकार के द्वारा। बताइए
कब जलाए गए? तो राइनो डे पे ही हुआ ये कार्य। 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व राइनो दिवस। इसी प्रकार से वर्ल्ड रैबिस डे कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को सालाना मनाया जाता है वर्ल्ड रैबिस डे। तो आप ये वाला पॉइंट भी याद रख सकते हैं, इस पॉइंट के भी पूरे चांसेस बनेंगे एग्जाम में पूछे जाने के। ट्यूबरक्लोसिस 24 मार्च आपने देख ही लिया। चलिए यूनिक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। किसके द्वारा ये बात करी गई? मनसुख मांडविया के द्वारा। मनसुख मांडविया कौन है? तो भाई साहब भारत के हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया। सवाल का जवाब है 2030। टीबी फ्री भारत कब मिलेगा? 2025 तक टीबी फ्री भारत मिलेगा, 2025। बहुत बढ़िया। इस सवाल का जवाब 2025, उसमें 5 जोड़ देना, 2030। मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया कौन है? हेल्थ मिनिस्टर है। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर। द क्रिप्टो इंडस्ट्री इन इंडिया विल बी एड मुझे लग रहा है रुपीज़ की वैल्यू बढ़ने वाली, डॉलर नहीं पढ़ रहा मैं आज, बताओ, डॉलर लिखा हुआ है जबकि सामने। तो द क्रिप्टो इंडस्ट्री इन इंडिया विल बी एड $184 बिलियन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट सेविंग बाय विच ईयर? भारत में क्रिप्टो उद्योग किस वर्ष तक निवेश और लागत बचत के रूप में $184 बिलियन का आर्थिक मूल्य जोड़ देगा? मतलब इतनी राशि जुड़ जाएगी, ये बात हो रही है क्रिप्टो के रूप में, बात ये हो रही है। साल कौन सा होगा वो? 2050, 2025, 2030 या 2035? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। बहुत बढ़िया कमलकांत नायक जी। अब जब आपने फुल फॉर्म देखी होगी ना सर, आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा था। आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा था। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होती है, ऑनलाइन बैठक होती है, ये प्रधानमंत्री मोदी चेयर करते हैं इस बैठक को, कि भाई आपने अपने राज्य में कितना कार्य किया, किस प्रकार से आप चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। इस सवाल का जवाब वही है जो रेबिस वाला है। सवाल का जवाब है 2030, 2030, 2030। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, मगर थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए, मगर इसको बोरी में डाल देना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर। विच एडिशन ऑफ द फाउंडेशन डे ऑफ NDMA as was inaugurated in Delhi on 28 सितंबर by होम मिनिस्टर अमित शाह? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 28 सितंबर को नई दिल्ली में NDMA के स्थापना दिवस के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? चलिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की वो बात कर रहा है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? NDMA की बात कर रहा है, फटाफट जवाब दीजिए भाई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वो बात कर रहा है। NDMA का कौन सा दिवस ये मनाया गया? सवाल यहाँ पर ये चांसेस हैं भाई आपकी पीढ़ी में ही, मतलब ऐसा तो कोई नहीं होगा जो 17 साल का ना हो हमारे बीच, हो सकता है कोई एक आधा हो भी, 18, 20 इतने ही एज वाले आप लोग होंगे, मतलब आपके टाइम में ही ये बना है विभाग NDMA। अब वो यही पूछ रहा है फाउंडेशन डे कब है उसका? 28 सितंबर को है। कौन से ईयर में बना? सवाल यहाँ पर ये है। चलिए 18वां, बहुत बढ़िया। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए मैं ईयर आपको बता दूंगा, 18th। सवाल का सही जवाब रहेगा 17, 17। सवाल का सही जवाब क्या है? विच एडिशन ऑफ द फाउंडेशन डे? 17th रहेगा इस सवाल का सही जवाब। ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2005-6 के आसपास स्थापना आपको इसकी नजर आएगी। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। 17th, 17वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विल बी एक्सटेंडेड टू विच डेट? मौजूदा विदेशी व्यापार नीति को किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है? 31 मार्च 2022, 31 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2025 या 31 मार्च 2030? जो अभी हमारी मौजूदा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको कब तक बढ़ा दिया गया है? ईयर आपके सामने मौजूद है, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। ऐसे ना यूनिक क्वेश्चन मेरे पास डेली ही जुड़ते रहते हैं, अगर आप, मैं कोशिश करूँगा यार पुराने भी हो जाएं, नए भी हो जाएं, ऐसा कुछ टारगेट रखने की कोशिश है मेरी। सवाल का सही जवाब 2022, बहुत बढ़िया। अब 2022 भी 2 तारीखें दी गई हैं, तो तारीख कौन सी तारीख रहेगी सर? 31 मार्च 2022। ये जो मौजूदा विदेश नीति है उस नीति को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 31 मार्च 2022 तक उस नीति को बढ़ा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। याद रखना ये वाला पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कौन संभाल रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कौन संभाल रहा है? तो आप जवाब देंगे पीयूष गोयल। उनके द्वारा ये ऐलान किया गया है, बताया गया है कि एक्सटेंड कर दिया गया है 2022 मार्च के महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 फॉर द सीनियर सिटीजन? वरिष्ठ नागरिकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 कौन सा है? विच वन इज द टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 फॉर सीनियर सिटीजन्स? बताइए वो क्वेश्चन देकर। चलिए जवाब दीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। पूर्वी राजपूत जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत लेट आएंगे मैम आप। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए सर योर क्वेश्चन
आर रियली वेरी यूनिक, थैंक यू सो मच सर। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? देखिए, ज़्यादा आप मेरे से बोलेंगे सर अब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा दूँ, पढ़ा मैं 100 दूंगा 1 घंटे में, मगर वो एक्सप्लेनेशन कम रह जाएगी। इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए, मैं देखना चाहूँगा, यही देखना है कि तुमने कितना पकड़ा इस क्वेश्चन को। इस सवाल का सही जवाब क्या है? सीनियर सिटीजन के लिए हेल्पलाइन की वो बात कर रहा है, सवाल का जवाब क्या है? विमला जी बोल रही हैं सी, मार्क भी बोल रहे हैं 14567, कमलकांत नायक जी ए बोल गए हैं, और कोई एनीवन एल्स? ट्राई कीजिए फटाफट से, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ठीक है, अब वो यहीं पर दे गया सवाल का सही जवाब कि हेल्पलाइन नंबर क्या है, विच वन इज द टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन डे कब मनाते हैं? एक सवाल ये बनेगा एग्जाम में, सीनियर सिटीजन डे कब मनाते हैं? वरिष्ठ नागरिक दिवस, भारत में वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? एक सवाल ये बनेगा। कौन सी हेल्पलाइन नंबर लॉन्च की गई है? 14567। तो ये रहा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। वो क्वेश्चन में ही आंसर दे गया, ऐसा हो जाए तो टिक करके आ जाना, होता है एग्जाम में ऐसा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एम जी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन विच विल गेट 100% एनर्जी थ्रू सोलर एनर्जी इज इन विच सिटी? सर ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दोबारा देखते हैं। डॉक्टर एम जी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो सौर ऊर्जा के माध्यम से 100% ऊर्जा प्राप्त करेगा, किस शहर में मौजूद है? चेन्नई में है, कोची में है, हैदराबाद में, या फिर वारंगल में है? चलिए जी, जवाब दीजिए। 1 अक्टूबर को मनाते हैं सीनियर सिटीजन डे, बहुत बढ़िया, उसी दिन लॉन्च हुई है ये। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है पैन इंडिया में, मतलब पूरे भारत में ये 1 नंबर रहेगा। 14567, 145 और 67। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब है कोच्चि, ऑप्शन नंबर बी। सवाल का सही जवाब कोच्चि है। इस क्वेश्चन को सीरियसली इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आप रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, टू क्रिएट मास अवेयरनेस फॉर द अडॉप्शन ऑफ क्लाइमेट resilient technologies, Prime Minister Narendra Modi dedicated how many crop varieties with special traits to the nation? जलवायु लचीली प्रौद्योगिकों को अपनाने के लिए, जन जागरूकता पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को विशेष गुणों वाली फसल की कितनी किस्में समर्पित करी हैं? मतलब भाई साहब आप समझ रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस जलवायु परिवर्तन को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने के लिए, अडॉप्शन क्रिएट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ फसलों की, नई फसलों की किस्मों को डोनेट किया, डेडिकेट किया है देशवासियों को कि आप इन क्रॉप्स को करिए ताकि और बैलेंस हो पाए इन्वायरमेंट, इसके लिए। तो वो कितनी किस्म है फसलों की? सवाल ये है, 23, 34, 35 या 47? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? 28 सितंबर 2021 को किया गया ये कार्य है, कितनी क्रॉप्स को डेडिकेट किया गया है? सवाल का सही जवाब है 35, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं समझ रहा हूँ, मगर मुश्किल पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। सवाल का सही जवाब है 35। आप समझ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कर रहे हैं, आप डायरेक्ट पता है इतने सवाल पूछेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लाइमेट मतलब जलवायु लचीले को देखते हुए कितनी फसलों को भारतवासियों को डोनेट किया है? तो सवाल का जवाब होगा 35। छोटा कर देगा वो, क्वेश्चन को काट पीट के छोटा कर देगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर, आज ही पढ़ाया, कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। हैज़ लॉन्च विच एडिशन ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2022? ये अभी पढ़ाया, सवाल का सही जवाब 7 था इस सवाल का सही जवाब, ये क्वेश्चन पढ़ा दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइक्लोन मेड लैंडफॉल इन इंडियन कोस्टल रीजन्स रिसेंटली? हाल ही में किस चक्रवात ने भारतीय तटीय क्षेत्रों में दस्तक दी? अच्छा क्वेश्चन है, बनता है। गुलाब, हेती, हुंडी या विक्टोरिया? ये कौन सा चक्रवात है भाई जिसने दस्तक दी तटीय क्षेत्रों में? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, चलिए भाई फटाफट सवाल का जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब?
चलिए फटाफट जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। बहुत बढ़िया। आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल वाला क्षेत्र है वहाँ पर इसने दस्तक दी। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मेनली इसको देखा गया है। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा गुलाब। ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का सही जवाब, गुलाब है इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। इंडियन आर्मी विल ऑर्गेनाइज बिजवे संस्कृत महोत्सव फ्रॉम सेप्टेम्बर 26 to 29 इन विच सिटी? भारतीय सेना ने 26 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक किस शहर में बिजॉय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया है? देहरादून, कोलकाता, दिल्ली या फिर चंडीगढ़? चलिए जवाब दीजिए। गुलाब वाला क्वेश्चन याद रखना भाई, गुलाब वाले सवाल के चांसेस बनेंगे एग्जाम में, पूरे ही चांसेस बन जाएंगे गुलाब वाले क्वेश्चन के। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। 40 के आसपास क्वेश्चंस तो मैं करा ही दूंगा, फटाफट जवाब दीजिए भाई। गुलाब गुलाब गुलाब, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सवाल का जवाब सही दिया है। सवाल का जवाब क्या है? गुलाब है। बिजॉय संस्कृत महोत्सव फ्रॉम 26 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक ये मनाया गया है। सवाल है यहाँ पर कि भाई कौन से स्थान पर, किस शहर में, किस सिटी में? चलिए फटाफट जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। नाइनटीन 71 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, आप सभी लोग जानते होंगे। 3 दिसंबर 1971 को वो युद्ध शुरू हुआ था। तो उसकी 50वीं वर्षगांठ को देखते हुए बांग्लादेश लिबरेशन डे की वो बात कर रहा है। उसके लिए बनाया गया जब भारत की विक्ट्री हुई थी, किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। और कहाँ पर बनाया गया? सवाल का सही जवाब रहेगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही जवाब, कोलकाता में इसे मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। वीवर सर्विस एंड डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर विल बी सेटअप इन विच सिटी? बुनकर सेवा और डिज़ाइन संसाधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? वीवर सिटी ऑफ इंडिया के रूप में किसे कहा जाता है? इस सवाल का जवाब भी दीजिए। चलिए फटाफट से, वीवर सिटी ऑफ इंडिया भी किसे कहा जाता है? इस सवाल का जवाब भी दीजिए जल्दी से कमेंट करके फटाफट से। वीवर सिटी ऑफ इंडिया भी किसे कहा जाता है? चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कोलकाता, वीवर सिटी ऑफ इंडिया बता दीजिए। बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत इजीली आप जवाब दे देंगे। इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा किया गया काम है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल, जो कौन संभाल रहा है? पीयूष गोयल संभाल रहे हैं इस मंत्रालय को। और उसके लिए क्या वीवर सर्विस एंड डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर बनाया गया? कहाँ पर बनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बनाया गया इसे। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में इसे बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। बुनकरों का शहर किसे बोलेंगे? पानीपत को बोलेंगे। बहुत बढ़िया, पानीपत को क्या बोलेंगे? बुनकरों का शहर, क्योंकि वहाँ के कंबल वंबल बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आप सभी लोग शायद जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। एज पर द गाइडलाइंस द मिनिमम टिकट साइज फॉर द इशुएंस ऑफ सिक्योराइजेशन नोट्स विल बी व्हाट अमाउंट? दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिभूतिकरण नोट जारी करने के लिए न्यूनतम टिकट का आकार कितनी राशि का होगा? वैसे तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं फटाफट जवाब दे दूंगा। चलिए सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़। आपके लेवल से थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। हु इनॉग्रेट द एड्रेस द फर्स्ट एवर नेशनल कॉर्पोरेटिव कॉन्फ्रेंस सहकारिता सम्मेलन ऑन सेप्टेम्बर 25 2021? सितंबर 25 2021 को पहली बार राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन और संबोधित किसने किया है? ये पूछ सकता है एग्जाम में कि पहली बार भारत के अंदर फर्स्ट एवर नेशनल कॉर्पोरेटिव कॉन्फ्रेंस, जिसे हम बोल रहे हैं सहकारिता सम्मेलन, ये कौन सी तारीख को हुआ? 25 सितंबर 2021 को। किसने इसे इनॉग्रेट किया? किसने इनॉग्रेशन स्पीच दी? ये भी सवाल पूछ सकता है। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा या अमित शाह? जेपी नड्डा 11वें अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये पॉइंट भी याद रखना भाई, ठीक। चलिए सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, मतलब इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली की बात कर रहा है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में इसे इनॉग्रेट किया गया, मतलब ये स्पीच दी गई है। सवाल का सही जवाब है अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है अमित शाह। सहकारिता सम्मेलन, ये याद रखना, सहकारिता सम्मेलन दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम 25 सितंबर 2021। किसने इनॉग्रेशन स्पीच दी है? अमित शाह ने। पहला अपनी तरह का ये सम्मेलन है, कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर कौन संभाल रहे हैं? यही संभाल रहे हैं कौन सा मंत्रालय? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी यही संभाल रहे हैं, याद रखना। इनॉग्रेटेड हाई पावर ट्रांसमीटर्स एट वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेडियो स्टेशन एट विच प्लेस? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन में किस स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है? चलिए भाई जवाब दीजिए। उच्च शक्ति ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है, किसने उद्घाटन किया है? तो अनुराग ठाकुर ने। क्यों अनुराग ठाकुर ने किया है? क्योंकि भाई इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं ये। साथ साथ और कौन सा संभाल रहे हैं मंत्रालय? तो ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। ठीक, चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कारगिल। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कारगिल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट रेडियो स्टेशन एट विच प्लेस? वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेडियो स्टेशन एट विच प्लेस इन इंडिया? तो जवाब रहेगा कारगिल। किसने किया है इनॉग्रेट? तो आप जवाब देंगे अनुराग ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज सेट अप द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज इन अ बिड टू कंडक्ट रिसर्च एक्टिविटीज इन द रिलेटेड फील्ड? संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करने के लिए किस IIT ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की है? बताइए भाई, किस IIT ने इसकी स्थापना की? IIT दिल्ली, रुड़की, देहरादून या फिर भोपाल? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, सितंबर महीने के क्वेश्चंस हैं ये। आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और फिर वहाँ जवाब हम नहीं दे पाते। सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली। क्लियर? 40 सवाल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक क्लास में, आज दिन में जो क्लास थी उसमें 31 क्वेश्चंस मैं पढ़ा चुका था। तो आज के कुल मिला के 70 क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं, 70 क्वेश्चन। और ऐसे करके अब कल पॉलिटी हिस्ट्री 3 बजे मैं शुरू कर दूंगा। इसके अलावा इस क्लास को सेम रखूंगा, इस क्लास में सेम कंटेंट, मतलब डेली डिफरेंट कुछ आपको मिलेगा। जैसे आज आपने देखा नेशनल अफेयर्स, कल कुछ डिफरेंट आपको नजर आएगा। बिल्कुल ही लीक से हटके क्वेश्चंस करवाऊंगा। लीक से हटके ये मतलब नहीं है कि मैं ये कराऊंगा, हाँ बताइए बांग्लादेश में पानी के तालाबों के अंदर जो एक जीव पाया जाता है उसके मुंह में कितने दांत हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं। जो क्वेश्चन एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे वैसे क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। क्लास यदि अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, क्लास यदि अच्छी लगी है शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और डेली सेम समय सेम प्लेटफॉर्म पर क्लास लेने के लिए पहुंच जाइए। इसके अलावा अगर आप मुझे अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन भी फॉलो करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे बुधवार को मेरी 4 क्लासेस रहेंगी और उन चारों क्लासेस का मेरा मेन फंडा रहेगा कि भाई SSC GD की 26,000 वैकेंसीज है, निकल जाए कैसे भी करके। और स्टैनो जो आने वाले 2 एग्ज़ाम हैं, 2 महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो 2 हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसके अलावा UPSI तो टारगेटेड है ही हमारा। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिए और अपनों का